हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में मॉडल पेपर सॉल्यूशन को, जो कि हमारा होगा 2017 का। इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से 2023 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कर लिया है। सामाजिक विज्ञान के 2016 से 2023 तक के मॉडल पेपर को कवर कर लिया है सॉल्यूशन के साथ। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि आपका है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का। तो आज हम लोग 2017 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि पहला प्रश्न पत्र आपका ये है, जिसमें आपको एग्जाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है और पूर्णांक इसका 50 का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू होता है, जो आपका होगा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 15 तक। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 15 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 हमारा आदर्शवाद का जो है श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और बालक। तो अगर हम देखें, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है ये आपका होता है उद्देश्य के क्षेत्र में, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 2 है राम मूर्त समिति जो है 1990 ये क्यों गठित हुई थी। राम मूर्त समिति जो है 1990 ये क्यों गठित हुई थी। तो चलिए देखते हैं। तो राम मूर्त जो समिति थी 1990 की, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई हैं, जिनमें से ये 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, जो समीक्षा यानी कि जांच के लिए गठित की गई थी। समीक्षा का मतलब होता है जांच। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा या जात हेतु जो है वो गठित की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां थी ये किससे संबंधित थी। तो देखिए, भारत में जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा की जो है वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिश है उसको करने के लिए राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और सुधार करने के लिए सिफारिशों करने का जो है राधा कृष्णन आयोग स्थापित किया गया था। राधा कृष्णन आयोग जो है ये उच्च शिक्षा की संस्कृतियों से संबंधित था। किस शिक्षा से? तो उच्च शिक्षा की संस्कृतियों से संबंधित था, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न नंबर 4 है बोर्ड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, यानी जो बोर्ड का आज्ञा पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ था। चलिए देखते हैं। तो बोर्ड का आज्ञा पत्र, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड का आज्ञा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान जो हैं चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 1854 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इसे भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा किससे जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1854। प्रश्न नंबर 5 है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जो है 1958 की अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता की थी, यानी कि किसने की थी। चलिए देखते हैं। तो दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में, दुर्गाबाई जो है इन्हीं की अध्यक्षता में 1958 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी।
भारतीय महिला परिषद जो है पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए काम करती है। दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद जो है ये पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए काम करती है। तो यहाँ आपका दिया गया है दुर्गाबाई देशमुख, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेल लिपि जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सॉरी, ब्रेल लिपि जो है ये किसके लिए है? ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी ब्रेल लिपि द्वारा जो है किसको शिक्षा प्रदान की जाती है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है गूंगों को, बहरों, अंधों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि द्वारा जो है मुख्य रूप से दृष्टि बाधित बच्चों या लोगों को शिक्षा देने के लिए सांकेतिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि द्वारा मुख से ब्रेल लिपि द्वारा जो है ये मुख से दृष्टि बाधित बच्चों या लोगों को शिक्षा देने के लिए सांकेतिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लिपि का आविष्कार जो हुआ था, इस लिपि का आविष्कार 1824 इस लिपि का आविष्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक जिसका नाम था लुई ब्रेल, इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी इस लिपि का आविष्कार जो है 1824 में किसके द्वारा? तो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंधों के लिए या दृष्टि बाधित हम लोग इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। तो चलिए देखते हैं कब प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ जो होता है वो आपका होता है 1997 से 98। 1997 से 98 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ 1997 से 1998 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। पहले चरण में इस परियोजना को केवल उन्हीं जनपदों में लागू किया गया था जो साक्षरता स्तर में अत्यंत पिछड़े थे। उत्तर प्रदेश के इन जिलों की संख्या 18 है, जिनमें आपका आता है महाराजगंज, गोंडा, सिद्धार्थनगर, फिर आपका है बदायूं, फिर आपका है लखीमपुर खीरी, ललितपुर, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, बरेली, फिर आपका है रायबरेली, हमीरपुर, सुल्तानपुर, उसके बाद में आपका आता है बहराइच, बाराबंकी और रामपुर। इसमें आपके हो गए, यानी ये 18 जिलों की संख्या है जिनमें पहले लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 से 98 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था, यानी किसने दिया था? अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति ने या कौन से आयोग ने अपना सुझाव दिया था? तो देखिए शिक्षा में जो है अपव्यय और अवरोधन पर जो है ये हार्टोंग समिति ने अपना सुझाव दिया था। किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे हार्टोंग समिति ने अपना सुझाव दिया था। प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहा जाता है। अपव्यय क्या होता है? तो प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की जो है समय से पहले वापसी, ये आपका अपव्यय कहलाता है। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में एक बच्चों के जो है प्रतिधारण को अवरोधन कहते हैं। यानी कि यदि कोई बच्चा है एक ही क्लास में 1 से अधिक वर्ष यदि रह जाता है उसी में, तो आपका अवरोधन हो गया। और अपव्यय क्या होता है? तो प्रारंभिक स्तर जो स्तर होता है पूरा होने से पहले क्या हो जाए
वो विद्यालय से वापसी हो जाए, यानी कि पढ़ना छोड़ दे, तो ये आपका होता है अपव्यय। ये किस समिति ने किया था, इस पे सुझाव दिया था, तो आपका था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, वर्ष 1961 ईस्वी में, वर्ष 1961 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि जो है इसकी कई घटक इकाइयां देश के अन्य हिस्सों में स्थापित हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1972, वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम 34 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश अधिनियम 34 के अंतर्गत पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हाई स्कूल और इंटर जो है इंटरमीडिएट कॉलेजों के अलग यानी अलगाव अन्य स्कूलों में बेसिक शिक्षा प्रदान करने का आयोजन नियंत्रित व समन्वय करना है। एक बार फिर से देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश अधिनियम 34 के अंतर्गत पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेजों के अलावा अन्य स्कूलों में बेसिक शिक्षा प्रदान करने का आयोजन, नियंत्रण व समन्वय करना था या करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। कब किया गया था। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था, किस सन में किया गया था। तो चलिए देखते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक जो है पुरस्कार प्रथम बार 1958, 1958 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रथम बार 1958 में युवा मन के साथ साथ उनके भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और बुद्धि जो है प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए शुरू किए गए थे। तो कब किया गया था, 1958, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया जाए वह है, यानी जिस धारा में किया गया है वह है, इनमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं कौन सा है। तो देखिए, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है के अंतर्गत अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 तथा मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का ए या 21 का बोल सकते हैं, 21 के ए में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 तथा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के ए में जो है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें हमको दिया गया है, कौन सा दिया गया है, तो 45 वाला दिया गया है। तो इसको हम लोग लगा लेंगे राइट आंसर, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर
सी में। 13 आपका है वैदिक कालीन जो है शिक्षा जो है संबंधित है, यानी वैदिक यहाँ लिखा है, वैदिक लिख लेंगे। वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो देखिए जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो वेदों से संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित है, जिसमें गुरुओं द्वारा शिक्षकों को गुरुकुलों में वेदों के मंत्रों एवं सूक्तियों को कंठस्थ कराया जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका किंडरगार्टन जो प्रणाली है इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। किंडरगार्टन जो प्रणाली है इसके जन्मदाता कौन है। यहाँ ई नहीं होगा। किंडरगार्टन जो प्रणाली है इसके जन्मदाता कौन है, तो चलिए देखते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली को इस विचार से तैयार किया गया था कि बच्चे जो हैं खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। इसी पद्धति का विकास जो है जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फारवेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक जो है फ्रावेल, फ्रेडरिक जो है फारवेल द्वारा किया गया था। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। जर्मन भाषा में जो किंडरगार्टन का अर्थ है वो आपका है बच्चों का बगीचा। और इसको किसने दिया था, तो एक शिक्षाविद हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक फारवेल, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है पांडुचेरी में जो है किस महान शिक्षाविद ने आश्रम की स्थापना की थी। पांडुचेरी में किस महान शिक्षाविद ने आश्रम की स्थापना की थी। तो देखिए एक महान शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है श्री अरविंद घोष। इन्होंने जो है वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 ईस्वी में पांडुचेरी में अरविंद आश्रम या शिक्षा की स्थापना की थी। एक महान शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। इन्होंने वर्ष 1928 में पांडुचेरी में अरविंद आश्रम या शिक्षा की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंद घोष ने। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक। 16 से लेकर 30 तक हमारा है अत लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है पाठशाला को बाग शिशु, यानी पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। या कौन सा ऐसा विचारक था जिसने पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहा है। चलिए देखते हैं। तो जर्मनी के शिक्षाविद जो आपके हैं फ्रावेल, फ्रेडरिक फ्रावेल के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पौधे के समान हैं। रूस फ्रावेल, फिर आपका है मारिया मांटेसरी, जॉन ड्यूवी, महात्मा गांधी आदि कुछ अन्य महान विचारकों ने शिक्षा के लिए जो है करके सीखने के सिद्धांत को माना है। तो ये आपका हो गया कि किसने कहा था कि जो पाठशाला है वो बाग है, शिशु पौधा और शिक्षक माली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रयोजनवाद जिसमें आस्था नहीं रखता है, सॉरी प्रयोजनवाद जो है वो किसमें आस्था नहीं रखता है। प्रयोजनवाद जो है ये किसमें जो है आस्था नहीं रखता है। तो प्रयोजनवादी जो है, प्रयोजनवादी जीवन की जो है वास्तविक परिस्थितियों में विश्वास रखता है। यानी प्रयोजनवाद जो है वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में विश्वास रखता है, जबकि समाज में व्याप्त रूढ़ियों, मान्यताओं, बंधनों, परंपराओं, अंधविश्वासों जो है आदि में कोई आस्था नहीं रखता है। प्रयोजनवाद जो है ये जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में विश्वास रखता है, जबकि समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां हैं, मान्यताएं हैं, बंधन है, परंपरा है, अंधविश्वास है, इन सभी में ये कोई आस्था नहीं रखता है या कोई आस्था नहीं दिखाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि जो है इसके जनक कौन है? तो देखिए, शिक्षण विधि अगर हम देखें तो यूनानी दार्शनिक एवं शिक्षाविद सुकरात को जो है ये आपका इनको माना जाता है शिक्षण विधि का जनक। यानी शिक्षण विधि का जनक कौन है? तो एक यूनानी दार्शनिक है और शिक्षाविद जिनका नाम है सुकरात, इन्हीं को शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। इनका विचार था कि विचारशील प्रश्न के जो है अनुशासित असभ्य सॉरी यूनानी के दार्शनिक जो हैं आपके या शिक्षाविद हम कह सकते हैं सुकरात, जिन्होंने क्या था तो शिक्षक जो शिक्षण विधि है इसके ये जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी प्राकृतिकवाद का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिकवाद का अन्य किस नाम यानी अन्य और कौन सा नाम है? तो प्राकृतिकवाद को भौतिकवाद के जो है भौतिकवाद के अन्य नाम से जाना जाता है। यानी प्राकृतिकवाद को जो है भौतिकवाद भी कहा जाता है। प्राकृतिकवाद जो है केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है या मन और आत्मा जैसी अमूर्त धारणाओं को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रावेल ने किंडरगार्टन जो है कब प्रारंभ किया था? फ्रावेल ने किंडरगार्टन जो है ये कब प्रारंभ किया था? तो फ्रेवेल के अनुसार जो है फ्रावेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य जो है मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। फ्रोवेल ने वर्ष 1805 में फ्रोवेल ने वर्ष 1805 में वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य का प्रारंभ किया और इन्होंने जो है 1839 में और इन्होंने 1839 में इन्होंने जो है एक विद्यालय खोला जिसका नाम इन्होंने बालोद्यान रखा और बालोद्यान तथा किंडरगार्टन रखा था। वह कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य कौन से हैं? चलिए देखते हैं समाज के प्रमुख कार्य। तो पहला आपका है बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना। दूसरा आपका है बच्चों के लिए जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। फिर आपका 3 नंबर है संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और लास्ट है हमारा बच्चों को नैतिक जो है जानकारी प्रदान करना। ये आपका हो गया समाज के प्रमुख कार्य। अगला क्वेश्चन है मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ क्या है? देखिए मूल्य जो है समाज द्वारा मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं। मूल्य क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अंतरित किया जाता है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं थॉमस और जैनकी के अनुसार वे वस्तुएं हैं यानी मूल्य वे वस्तुएं हैं जिनका सामाजिक समूह के सदस्यों के लिए कुछ अर्थ और तथ्य होते हैं। ये आपका हो गया थॉमस और जैनकी के अनुसार। दूसरा आपका है वारेन एच सी के अनुसार। तो इनके अनुसार जो परिभाषा है मूल्य जो है मूल्य वह महत्व है जो हम किसी एक वस्तु का उसी वर्ग की अन्य वस्तुओं की तुलना में जो है हम देते हैं। तो ये आपका हो गया मूल्य का अर्थ और इसका परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा बाल अपराध के प्रमुख जो है बिंदु कितने प्रकार का होता है? बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? तो चलिए देखते हैं इसके बिंदु जो है निम्नलिखित हैं बाल अपराध के। तो जिसमें पहला आपका है गरीबी, नेक्स्ट है भूखमरी, फिर आपका है अशिक्षा, फिर आपका है जागरूकता, फिर सामाजिक वातावरण और मानसिक महत्वाकांक्षा। ये सभी आपके हैं
बाल अपराध के प्रमुख बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कलकत्ता मदरसा जो है ये किस सन में खुला? कलकत्ता मदरसा जो है ये किस सन में खुला? चलिए देखते हैं। तो वर्ष 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में जो है मदरसे की स्थापना की। कब की थी? तो ये आपका हुआ था 1781 में। वर्ष 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। इस मदरसे में जो है फारसी, अरबी तथा मुस्लिम कानून को पढ़ाया जाता था और इसे पढ़े लोग जो हैं ब्रिटिश शासन में द्विभाषीय के रूप में काम करते थे। तो ये आपका हो गया कलकत्ता मदरसा का सन, कब खुला था उसका सन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चलिए देखते हैं। तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1791 में, वर्ष 1791 में कब हुआ था? तो 1791 में। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, बनारस तो जो आपका है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना ये आपका है वर्ष 1791 ईस्वी में आपका जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। इस कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना था। 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर शंपोरानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते समय जो आपका है जोनानाथ डंकन ने, जो ये डंकन थे यानी जोनानाथ डंकन, ये मुंबई के जो है ये राज्यपाल थे। तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैकाले ने अपना विवरण जो है कब प्रस्तुत किया था? मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? तो देखिए लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, तो लॉर्ड जो है मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है ये आपका 2 फरवरी 1835, मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को पेश किया। लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और भारत के लिए नई शिक्षा प्रणाली तैयार करने का जो है कार्य दे दिया गया था। फिर आपका है लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति को जो है अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी इनका जो शिक्षा नीति था वो किस नाम से जाना जाता है? तो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षा का प्रवाह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ है। मैकाले का उद्देश्य था भारत के उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग के जो है एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार, नैतिकता तथा बुद्धिमान से अंग्रेज हो। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति जो है कब घोषित की? देखिए जो है वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी की शिक्षा नीति सन 1854 में सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और महिलाओं की शिक्षा के लिए वर्तमान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों यानी कि 1 से 5 तक की शिक्षा जो है
प्राथमिक विद्यालयों तक की शिक्षा बालक को जो है बालक की मातृभाषा में हो और उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया वुड का घोषणा पत्र। और आगे देखते हैं इसी में, तो वुड के घोषणा पत्र में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार, उसके बाद में आपका जन शिक्षा प्रसार, प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला और व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देना था। यानी वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र का भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा को बालक की मातृभाषा में देने का सुझाव सर्वप्रथम जो है वुड डिस्पैच ने ही दिया था, जो वर्तमान शिक्षा नीति में भी लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में जो है किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। चलिए देखते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधन, शिक्षा जो मुख्यतः वो 3 प्रकार की होती है, जिनमें से आपका होता है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा के होते हैं 3 प्रकार। अब आगे देखते हैं हम लोग। निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की तरह जो है पूर्ण रूपेण अनियंत्रित नहीं है, ना ही औपचारिक शिक्षा की तरह पूर्ण रूपेण नियंत्रित है। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण होता है। निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण विधि आदि में जो है कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु पाठ्यक्रम जो है परीक्षा आदि क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। तो ये आपका हो गया निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधन और उसके जो है किस आयु वर्ग के लिए दबाव डाला गया है, ये आपका हो गया। आगे देखते हैं इसी में, और आगे देखते हैं हम लोग। तो इसी में आपका है निरौपचारिक शिक्षा बराबर आपका है औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षक, मुक्त विश्वविद्यालय, फिर आपका है शैक्षिक रेडियो, फिर शैक्षिक दूरदर्शन आदि जो है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आना पड़ता, बल्कि वह अपने स्थान पर रहकर स्वतंत्र तरीके से जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक नोट है इसमें, निरौपचारिक शिक्षा के लिए आयु की कोई बाध्यता नहीं है, यानी निरौपचारिक शिक्षा आप कभी भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई आयु जो है निश्चित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये किसका है? तो यह कथन अगर हम देखें तो यह कथन जो है ये प्लेटो का है। यह कथन महान दार्शनिक प्लेटो का है। प्लेटो ने शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का जो है एक माध्यम बताया है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी देश, राज्य या प्रदेश में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव है। प्लेटो का मानना है शिक्षा ही नैतिक सुधार का एकमात्र माध्यम है। इसके द्वारा मानवीय आत्मा को किसी भी दिशा में रूपांतरित किया जा सकता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जो है जन्म शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस उद्देश्य के जो है समर्थक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ऊंचा बनाते हैं। उनका अटल विश्वास है कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा जो है कब प्रारंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो देखिए, अगर हम ये देखें कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ जब बालक 5 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। जब बालक 5 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब की जा सकती है, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु जो है वो आपका है 6 वर्ष। जब बालक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है
तो उसे जो है उससे प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्मीद की जा सकती है। ITE के अनुसार प्राथमिक शिक्षा जो है ये 6 से 14 वर्ष तक दी जाती है। ITE के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक दी जाती है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।